गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बिल्किस बानो केस। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट की जो प्ली है रिव्यू करने के लिए जनवरी 8 वर्डिक्ट को वो कैंसिल कर दी है, जिसमें कि गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन दे दिया था 11 कन्विक्ट्स को जिन्होंने गैंग रेप किया था बिल्किस बानो का। गुजरात गवर्नमेंट ने इस जो है पर्टिकुलर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको कंटेस्ट करके कहा था कि कोर्ट ने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस इसमें जो है वो जो है पब्लिकली बोले थे जिसमें कि जो कि एडवर्स थे, जो कि सही नहीं थे। लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो जनवरी की जजमेंट थी जिसमें कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्प्लिसिट पाया गया था कि इन कन्विक्ट्स को रेमिशन जो है वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स और फ्रॉड के साथ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात को क्रिटिसाइज़ भी किया कि उन्होंने 2022 का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट जो है वो रिव्यू नहीं फाइल किया जल्दी, जिसकी वजह से जो है लिटिगेशन जो है वो अवॉइड किया जा सकता था। गुजरात गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि वो तो सिर्फ 2022 की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव को कंप्लाई कर रहे थे, जो कि रिमिशन की एप्लीकेशन को डिसाइड करने को कह रही थी अंडर 1992 की जो रिमिशन पॉलिसी है। स्टेट गवर्नमेंट ने उस समय भी 2022 में भी कहा था कि गुजरात गवर्नमेंट सही अथॉरिटी नहीं है रिमिशन देने के लिए, वो महाराष्ट्र अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, तो महाराष्ट्र को डिसाइड किए करने दिया जाए। स्टेट ने कहा कि कोर्ट ने जो एक्विजिशन है असरपेशन ऑफ पावर की वो जो स्टेट ने जो है रिजेक्ट की कोर्ट की असरपेशन ऑफ पावर की एक्विजिशन को, क्योंकि स्टेट ने कहा कि हम तो 2022 में भी कह रहे थे कि गुजरात नहीं, ये महाराष्ट्र अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है रिमिशन को डिसाइड करने की। कोर्ट नहीं बल्कि जो है वो गुजरात को डिसीजन लेने को कहा था इस पर। ठीक है, तो अब एनीवेज पॉलिटिकल मैटर्स को छोड़ते हुए हम समझते हैं रेमिशन पॉलिसी क्या होती है, रेमिशन क्या होता है। तो रेमिशन जो है वो कंप्लीट एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस होता है जिसको एक रिड्यूस पॉइंट पर ले आया जाता है। मतलब समझ लो किसी को 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो उसकी जो रेमिशन क्या होगा कि उसको 5 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट कर दी जाए। ठीक है, तो अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये सोवरेन पावर दी गई है कि वो पार्डन कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास पावर है, अंडर आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर के पास पावर है। फ़र्क क्या है, प्रेसिडेंट जो है डेथ सेंटेंसेस को भी रिम्यूट जो है पार्डन कर सकते हैं और गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंसेस को नहीं कर सकते हैं। तो सीआरपीसी के अंदर स्टेट्स को भी पावर दी गई है कि वो रेमिशन कर सकते हैं, सस्पेंड या रेमिट कर सकते हैं कुछ सेंटेंसेस को विद और विदाउट कंडीशंस। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्रिजन्स है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो अंडर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 433 ऑफ सीआरपीसी कोई भी जो सेंटेंस है उसको कम्यूट करना या रेमिट करना ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है। ऑफ कोर्स कुछ रूल्स होते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रिजनर को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उसके सेंटेंस को रेमिट कर सकती है। अब ये जो चैप्टर है ये चेंज हो गया, सीआरपीसी अब जो है वो बीएनएसएस बन चुका है। तो चैप्टर 34 जो है बीएनएसएस का, उसके अंदर ये पावर्स ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन जो है वो दी गई हैं। ठीक है, अगर हम सीआरपीसी के हिसाब से ही देखें तो सेक्शन 473 का कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उन पर्टिकुलर केसेस को रेमिट करने की पावर है या ऑफेंसेस को रेमिट करने की पावर है जो कि ऐसे लॉ के अंडर अगर कोई क्राइम होता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट का लॉ है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है जब कोई ऐसा लॉ जो है वायलेट किया हो कन्विक्ट ने जो कि स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है। ठीक है, तो ये तो बेसिक लॉजिक है। ओके, अब गाइडलाइंस कुछ फॉलो करनी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सेंटेंस को रेमिट कर सकती है ऐसे आसानी से। ठीक है, तो लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी जिसके बेसिस पर रेमिशन की जा सकती है। तो अब क्या वो गाइडलाइंस है ये समझ लेते हैं। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऑफेंस जो है वो सोसाइटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो एक्ट ऑफ क्राइम है, तो जो है वो माफ़ी दी जा सकती है या रिमिशन की जा सकती है। अगर जो है वो क्राइम दोबारा रिपीट नहीं होगा फ्यूचर में उस कन्विक्ट द्वारा तो भी जो है वो उसको रेमिट किया जा सकता है। अगर कन्विक्ट की पोटेंशियलिटी जो है उस क्राइम को कमिट करने की फ्यूचर में वो भी ख़त्म हो गई है तो भी उसे हम रेमिट कर सकते हो। या अगर उस
कन्विक्ट को प्रिजन में रख के कोई पर्पस सर्व हो रहा है तो आप उसे मत निकालो, अदरवाइज आप उसे निकाल सकते हो। अगर कई बार कन्विक्ट की फैमिली की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी अगर पुअर होती जा रही हैं तो भी उसे बाहर निकालना जो है वो अलाउ किया गया है, ठीक है। तो कन्विक्ट जो लाइफ सेंटेंस कर रहे हैं सर्व, अगर वो 14 साल अपना प्रिजन में जो है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद उनको जो है वो एक एंटाइटलमेंट होती है कि वो रेमिशन जो है वो मांग सकते हैं। तो इसी ही कंटेक्स्ट में जो है बिल्किस बानो केस के भी जो कन्विक्ट थे, उन्होंने 14 साल के बाद जो है वो रेमिशन मांगी थी और कोर्ट ने उस पर कहा था कि गुजरात गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले सकती है, जबकि गुजरात गवर्नमेंट ने उस टाइम में बोला था कि हम नहीं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए, वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें गुजरात को बोला, तो जब गुजरात ने डिसीजन ले लिया कन्विक्ट्स को निकालने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो है वो उल्टा जो है गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए, जिसकी वजह से गुजरात गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के अगेंस्ट चली गई, कोर्ट में उस पर्टिकुलर जो है एडवर्स कमेंट्स के अगेंस्ट जो है उन्होंने अभी अपील फाइल किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीप टेक। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी जो है वो कटिंग एज इनोवेशंस को कहते हैं, जो कि साइंटिफिक या इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज की वजह से होती हैं। तो जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, एडवांस मटेरियल्स, ये सब आपके डीप टेक में ही आते हैं। और डीप टेक जो है वो साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स और सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम पर बेस्ड होता है। जो डीप टेक वेंचर्स होते हैं जनरली इनमें हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्रोसेसेस चाहिए। डीप टेक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सॉल्व कर देते हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में कई तरह के सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। और क्योंकि जो डीप टेक स्टार्टअप्स होते हैं उनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है रिगरस टेस्टिंग करने में, प्रोटोटाइप करने में, और मार्केट में आने के लिए उनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है वैलिडेशन करने के बाद, तो इसलिए उनको जो है वो स्केल अप करने में बहुत दिक्कत होती है, उनको जो है इसलिए बहुत लंबा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए होता है। तो चैलेंजेस यही हैं कि एक तो हाई R&D की कॉस्ट है, लंबा टाइम लगेगा आपको स्केलिंग करके आपको मार्केट में लाने में, इसको खासकर बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए रिसर्च में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टैलेंट को सर्च करने में, कन्वर्ट करने में इसको मार्केट रेडी प्रोडक्ट्स बहुत लंबा टाइम लगेगा, उसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स आएंगे, जैसे टेक्निकल, रेगुलेटरी, मार्केट एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं उसे बाद में। टैलेंट की भी शॉर्टेज है, स्पेशलाइज टैलेंट जो है खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, बायोटेक्नोलॉजी में वो अभी उतना अवेलेबल नहीं है। फिर टाइमलाइंस बहुत लंबी होती हैं, कई बार डेवलपमेंट करने के बाद रेगुलेटरी अप्रूवल लेने में ही बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो फ्यूचर जो है डीप टेक का ये तो प्रॉमिसिंग है, ये तो गवर्नमेंट्स ने भी रियलाइज़ किया है कि फ्यूचर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को शेप करने के लिए डीप टेक की बहुत इंपॉर्टेंस होगी और ह्यूमन लाइफ को एनहेंस करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी भी निकाली, जो कि एक इनिशिएटिव है जिससे कि ग्रोथ ऑफ डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो है कंट्री में की जा सकती है, ठीक है। तो ये एडवांस साइंटिफिक और इंजीनियरिंग इनोवेशंस पर बेस्ड है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस पॉलिसी के, कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो है उनको R&D सपोर्ट दे के, ग्रांट्स दे के, इनोवेशन हब्स के थ्रू जो है वो सपोर्ट किया जाए। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस और इंसेंटिव्स दिए जाएँ, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, टेस्ट बेड्स उनके लिए बनाए जाएँ, ताकि जो है रिसर्च जो है वो और कमर्शलाइजेशन के बीच में गैप को कम किया जा सके। एजुकेशनल प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करके, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स चला के एक टैलेंट पूल भी दिया जाए डीप टेक स्टार्टअप्स को, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हैं उनको भी सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। तो यही कुछ की फीचर्स हैं पॉलिसी के, कि एक तो फंडिंग सपोर्ट देना स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के थ्रू, फिर प्रमोट करना पार्टनरशिप्स को बिटवीन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च लैब्स, इंडस्ट्री, ठीक है, ताकि एक्सेलरेट की जा सके इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को। फिर इंसेंटिव्स ऑफर करना, रिड्यूस टैक्सेस, ग्रांट्स, सब्सिडीज़, ताकि इनकरेज किया जा सके R&D एक्टिविटीज़ को डीप टेक फील्ड्स में, ठीक है। तो DRDO ने भी जो है वो 5 हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया है, और सबको जो है वो 50 करोड़ तक की फंडिंग कैप लगा दिया है, और उन ताकि
ये प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप किए जा सकें ताकि इंडिया को इम्पोर्ट ना करना पड़े और सेल्फ रिलायंस इंडिया के पास आ सके डिफेंस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इसके लिए जो फंडिंग है वो DRDO का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है उसके थ्रू जो है वो मैनेज की जा रही है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोब नेटवर्क। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडिया को ग्लोब नेटवर्क स्टीयरिंग कमेटी का जो है वो इलेक्ट किया गया है स्टीयरिंग कमेटी में, बीजिंग में प्लेनरी सेशन जब हुआ है। तो ग्लोब नेटवर्क क्या है? ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़। ये एक इनिशिएटिव है G20 का और इस इनिशिएटिव को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था जून 3, 2021 में एक स्पेशल इवेंट के टाइम पर, जब UN जनरल असेंबली का स्पेशल सेशन चल रहा था अगेंस्ट करप्शन। और इसके 121 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 219 मेंबर अथॉरिटीज़ हैं। और ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म की तरह इमर्ज हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें कि बेस्ट प्रैक्टिस शेयर की जा सकती हैं क्रिमिनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, स्ट्रेटजीज और सपोर्ट डेवलप करना, कॉमन कॉज ऑफ कॉम्बैटिंग करप्शन से रिलेटेड। इंडिया का जो CBI और ED है वो इसमें इस नेटवर्क का पार्ट है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के बिहाफ पर, ठीक है। तो नेटवर्क को कौन गवर्न करता है और कौन सपोर्ट करता है? यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस अगेंस्ट ड्रग्स एंड क्राइम, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो PM मोदी ने रिसेंटली वर्चुअली लॉन्च किए हैं 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स और एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जो कि वेदर और क्लाइमेट रिसर्च पर हेल्प करेगा। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर अगर हम देखें तो डिज़ाइन किया गया है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। इसको इंडिजिनसली ही बनाया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर, और इसको दिल्ली, पुणे, कोलकाता यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। पुणे में इसको कहाँ पर जो है, पुणे में इसका यूज़ किया जाएगा जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप के लिए, ताकि जो है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स और अदर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को जो है वो एक्सप्लोर किया जा सके, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम क्या है? इसको टेलर किया गया है वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए। तो IITM पुणे और NCMRW जो है नोएडा का, वो इसका इस्तेमाल करेगा ताकि एक्यूरेसी और टाइम ऑफ प्रिडिक्शंस जो है वो अच्छे से प्रिडिक्ट किया जा सके। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हैवी प्रेसिपिटेशन, थंडरस्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म, हीट वेव्स, ड्रॉट्स या फिर बाकी के क्रिटिकल वेदर फिनोमिनस के बारे में प्रिडिक्शंस करने के लिए। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है? 2015 में लॉन्च किया गया था सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में बनाने के लिए, और इसके अंदर नेटवर्क ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम जो है अक्रॉस इंडिया जो है बनाए जा रहे हैं। कोलैबोरेशन है ये बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप उसने रिसेंटली एक स्टनिंग वीडियो शेयर किया है स्पाइरल गैलेक्सी का, कैल्डवेल 45 नाम से। तो स्पाइरल गैलेक्सी क्या है? ट्विस्टेड कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड गैस होते हैं ये, जो कि ब्यूटीफुल शेप बना देते हैं, और ये हॉट और यंग स्टार्स द्वारा बनाई जाती है गैलेक्सीज। इस स्पाइरल गैलेक्सी में स्टार्स, गैस और डस्ट इस तरह से गैदर होते हैं स्पाइरल आर्म्स में, जो कि आउटवर्ड स्प्रेड हो रहे होते हैं गैलेक्सी के सेंटर से। तो कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज जो अभी तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं वो स्पाइरल गैलेक्सीज ही हैं, और बाकी 2 तरह की और होती हैं, एलिप्टिकल और इरेगुलर, बट वो कम है अभी तक डिस्कवर हुई हैं। लगभग 60% जितनी भी गैलेक्सीज हैं कहा जाता है कि वो हो सकता है कि वो स्पाइरल गैलेक्सीज ही हों। मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी ही है। मोस्ट स्पाइरल गैलेक्सी जो है उसमें एक सेंट्रल बल्ज होता है जिसमें कि एक फ्लैट रोटेटिंग डिस्क ऑफ स्टार्स होते हैं। बल्ज जो है वो जो सेंटर में होता है वो मेड अप होता है ओल्डर डिमर स्टार्स से, जो कि सुपर मैसिव ब्लैक होल की तरफ जा रहे होते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ स्पाइरल गैलेक्सीज जो है वो एक बार स्ट्रक्चर भी जो है कंटेन करती हैं अपने सेंटर में, जैसे हमारा मिल्की वे करता है, ठीक है। कहा जाता है कि स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो धीरे धीरे एलिप्टिकल गैलेक्सीज में ही इन्वॉल्व हो जाती हैं जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईस्ट राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के CM ने कहा है कि ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है स्टेट के लिए। बोथ राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो ईस्ट राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेस जो वाटर प्रेजेंट है रिवर्स में, खासकर साउथ
राजस्थान की, उसको यूज़ करना चाहता है ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पसेस के लिए साउथ ईस्टर्न राजस्थान के रीजन में जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है। तो इंट्रा बेसिन ट्रांसफ़र ऑफ वाटर किया जाएगा विद इन द चंबल बेसिन, और इरिगेशन इससे 2.82 लाख हेक्टेयर एरिया में की जा सकेगी। और ये वाटर सप्लाई करेगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी। तो चंबल रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, सेंट्रल इंडिया में ओरिजिनेट होती है सिंगार चौरी पीक से, विंध्या माउंटेन्स की, और विंध्या माउंटेन रेंज और अरावली से बाउंडेड है ये बेसिन। वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूशन फ्री रिवर्स है ये इंडिया की। नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो अलॉन्ग द रिवर चंबल ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स जो है उन्होंने कमेमोरेटिव कॉइन जो है वो अनवील किया है प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस पर सेंट्रल सिल्क बोर्ड के। ठीक है, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक स्टेचुटरी बॉडी है, 1948 में बनाई गई अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इसके जो चेयरपर्सन जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस करते हैं कोई भी मैटर जो रिलेटेड है प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड सिल्क वॉर्म सीड में, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में लोकेटेड है। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जो हर तरह का, जो पांचों तरह का कमर्शियल सिल्क प्रोड्यूस करती है, और आफ्टर चाइना इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीवित पुत्रिका फेस्टिवल। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 46 पीपल जिसमें कि 37 चिल्ड्रन हैं वो भी डूब गए थे बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वाइल टेकिंग होली डिप इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स जीवित पुत्रिका फेस्टिवल के टाइम पर। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल एक हिंदू फेस्टिवल है जो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, खासकर बिहार, यूपी, झारखंड और नेपाल के एरिया में। ये मदर्स सेलिब्रेट करती हैं वेलबींग, लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरिटी अपने चिल्ड्रन के लिए। और इसमें मेन रिचुअल होता है स्ट्रिक्ट निर्जला फास्ट, मतलब इवन पानी भी नहीं पिया जाता उस फास्ट के टाइम पर। तो ये फास्ट जो है वो एक्सप्रेशन होता है मदर का डिवोशन और लव टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माओ नागास। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो माओ की जो काउंसिल है, ट्राइबल बॉडी ऑफ माओ नागाज इन मणिपुर, उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है जजमेंट और ऑर्डर ऑफ TPO प्रेसिडेंशियल काउंसिल, जो कि ट्रेडिशनल लैंड डिस्प्यूट था नागालैंड मणिपुर बॉर्डर पर। तो माओ नागाज जो है बेसिकली नागा ट्राइब है मणिपुर की, इनकी लैंग्वेज है माओ, और ये माओ नागाज अपने आप को एमीमी या मीमी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। और माओ जो है जियोग्राफिकली सिचुएटेड है नदर्न पार्ट ऑफ मणिपुर में। ये कॉम्पैक्ट वेल प्रोटेक्टेड विलेजेस में रहते हैं, पैट्रियार्कल सिस्टम को फॉलो करते हैं। इकोनॉमी इनकी प्रिडोमिनेंटली एग्रेरियन है, टेरेस्ट राइस कल्टीवेशन को ये प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि राइस इनका स्टेपल फूड है। जब क्रिश्चियनिटी जब तक इनमें नहीं आई थी तब तक ये अपना ट्रेडिशनल रिलीजन फॉलो करते थे जो कि इनके रिलीजन ऑफ द फोर फादर था। तो क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे ये एम्ब्रेस कर चुके हैं। 4 मेन फेस्टिवल्स हैं इनके जो कि ये सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Bilkis Bano case. This topic is important for your polity section. Supreme Court has recently rejected Gujarat government's plea to review its January 8 verdict, which had cancelled the remission granted to 11 men convicted of raping Bilkis Bano and killing of seven of her family members during the Gujarat riots. So Gujarat government contested certain adverse observations which were made by the court in that judgment. So January judgment accused Gujarat of being complicit with one of the convicts and held that the May 2022 order, which granted emission, was obtained through fraud and suppression of facts. Supreme Court also criticized Gujarat for not filing a review against the 2022 order sooner, which could have avoided further litigation. But what did Gujarat government say? Gujarat government argued that it was only compliant with the 2022 Supreme Court directive to decide on the remission application under the 1992 remission policy, even though Gujarat had maintained at that time also that not Gujarat government but Maharashtra is the appropriate authority to decide, but it was only the Supreme Court that asked it to take the decision on this matter. The state rejected the court's accusation of usurpation of power and emphasized that it had no need to file a review petition as Bilkis Bano herself had done so, but her review was dismissed in December 2022. The state further contended that it was not complicit in any fraud.
So what is remission? Remission is the complete ending of a sentence at a reduced point. For example, that if this person uh, facing 10 years of rigorous imprisonment, the remission would be basically giving him a 4 year imprisonment. Okay. So what are the constitutional provisions of it? So president, governor, both are powered with the pardon uh, sovereign power by our constitution. Under article 72, president has these powers, and under article 161, governor has these powers, except the fact that governor cannot pardon the death sentence. Okay. So CRPC also provides for remission powers of prison sentences because to the state governments, because state prisons is a state subject. So section 432 and 433 of CRPC deals with the suspension or remission of sentence or commutation of sentence with appropriate government. So the power is available to state government so that they can order the release of prisoners before they complete their prison terms. But after the replacement of CRPC with BNSS, now chapter 34 of BNSS deals with the powers of remission or commutation in certain cases. So for example, section 473 deals with central government having the power to do so in those cases which comes under those laws which are under the executive power of the union, and the same is with the government of the state. When the offender is sentenced, has the power to do so. Okay. But there are certain guidelines which need to be followed while granting remission. For example, in Lakshman Naskar versus Union of India case, Supreme Court laid down 5 grounds on which remission can be considered. First is that if the offense which individual has committed does not affect the society, whether there is a chance of crime being repeated in the future, whether the convict has lost the potentiality to commit that crime, whether any purpose is being served by keeping that convict in prison, or if the socio-economic conditions of the convict's family is poor, then of course this remission can be accepted. Also, those convicts who are suffering or who are serving life sentences, they are entitled to seek remission after serving a minimum of 14 years in prison. So this was the provision which was being used in this particular case. Okay. So the next topic is deep tech. This topic is important for your science and tech section. So deep tech or deep technology refers to cutting edge innovations which are rooted in scientific and engineering breakthroughs. And these technologies basically are artificial intelligence, robotics, quantum computing, biotechnology, blockchain, advanced materials, and more. So what are the key characteristics of deep tech? So it is built on scientific research, engineering advancements, and sophisticated algorithms. But these deep tech ventures typically face high entry barriers because there is a need for specialized knowledge, substantial capital investment, and complex developmental processes. So deep tech solutions also aim to solve critical problems in various sectors like healthcare and energy, manufacturing, and agriculture. So they also have this problem of facing extended timelines before they can reach the market, because there is a need for rigorous testing, prototyping, and validation before they can scale up their product to reach the market. So there are certain challenges these deep techs face, like there are high R&D costs which require significant investment in research, infrastructure, and talent. There are commercialization barriers also. Converting these into market ready products also involves challenges like technical, regulatory, and market acceptance hurdles. There is also a shortage of talent, especially for fields like quantum computing, AI, biotechnology. There is also extended timelines for development and regulatory approval. Okay. So the future of deep tech is promising, that the government has realized. That's why governments are playing a pivotal role in driving the deep tech, because deep tech itself will play a pivotal role in shaping industries and enhancing human life. So the government has announced this National Deep Tech Startup Policy, which is a strategic initiative to foster the growth of deep technology startups in the country. Deep tech startups are rooted in advanced scientific and engineering innovations, and they can play a critical role in driving India's technological leadership and addressing complex challenges like in healthcare, agriculture, energy, and manufacturing. So what are the objectives of this policy? So the objectives include development of cutting-edge technologies through R&D supports, grants, and innovation hubs, providing financial assistance and incentives, uh, also establishing the dedicated incubators, accelerators, and test beds. So also the government wants to strengthen educational programs and skill development initiatives to create a robust talent pool
for advanced technological fields. Also, the government is aiming to simplify regulatory frameworks so to enable faster approvals and reduce barriers for deep tech startups. Okay, so for that, the government has made the Startup India Seed Fund scheme for the funding part. The government is also promoting partnership between academic institutions, research labs, and industry so as to accelerate innovation and technology transfer. Incentives are also being offered like reduced taxes, grants, and subsidies to encourage R&D activities in these deep tech fields. Okay, so DRDO has also identified five high value projects, each with a funding cap of 50 crore rupees to reduce reliance on imports and foster self reliance in defense technology. Defense Minister has approved the funding, which will be managed through the DRDO's Technology Development Fund. So the next topic is Globe Network. This topic is important for your international relations. So India was elected to the Globe Network Steering Committee during the plenary session held in Beijing. So Globe Network is basically the global operational network of anti-corruption law enforcement authorities, and it is an initiative of G20. But remember that it was not launched during G20, but it was launched in 2021 during a special event at UN General Assembly special session against corruption. It has 121 member countries, and it is a unique platform where agencies from across the world share best practices and criminal intelligence. They develop strategies and support each other in the common cause of combating corruption. So, from India, Union Home Ministry is being represented by CBI and ED. Okay, and this program or this network is supported by the United Nations Office Against Drugs and Crime. So the next topic is Param Rudra supercomputers. This topic is important for your science and tech section. Recently, PM Modi virtually launched the three Param Rudra supercomputing systems and a high performance computing system for weather and climate research. So, this Param Rudra supercomputer is designed to tackle complex computational challenges across various scientific and engineering domains. And Param Rudra supercomputers have been developed indigenously under the National Supercomputing Mission. They have been deployed at Delhi, Pune, and Kolkata. So, for example, in Pune, the giant meter radio telescope will leverage the supercomputer to explore the fast radio bursts and other astronomical phenomena. So, what is this high performance computing system? It is tailored for the weather and climate research, and it is located at two key sites, that is the IITM Pune and NCM RWF of Noida. Okay, so these high resolution models will significantly enhance the accuracy and lead time of predictions related to tropical cyclones, heavy precipitation, thunderstorms, heat waves, droughts, hailstorms, and other critical weather phenomena. So National Supercomputing Mission, it was launched in 2015 to provide country with supercomputing infrastructure, and it aims to create a network of advanced computing systems across the country. So it's a collaboration with between MITI and Department of Science and Technology. So the next topic is Spiral Galaxy. This topic is important for your science and tech section. So NASA's Hubble Space Telescope has recently shared a stunning video of a spiral galaxy called the Caldwell 45. So spiral galaxies are twisted collections of stars and gas that often have beautiful shapes, and they are made up of hot young stars. So in a spiral galaxy, the stars, gas, and dust gather in spiral arms, and they spread outward from the galaxy's center. Most of the galaxies that scientists have discovered are so far spiral galaxies, and other main category are the elliptical and irregular. Approximately 60% of all galaxies are thought to be spiral galaxies. The Milky Way, the galaxy that includes Earth and our solar system, is also an example of spiral galaxy. So most spiral galaxies contain a central bulge which is surrounded by a flat rotating disk of stars. This bulge in the center is made up of older dimmer stars, and it is thought to be containing a supermassive black hole as well. So approximately 2/3 of spiral galaxies also contain a bar structure through their center, like our Milky Way. So it is also said that spiral galaxies evolve into elliptical galaxies as they grow older. Okay. So the next topic is East Rajasthan Canal Project. This topic is important for your
economy section. So Rajasthan CM has recently said that Eastern Rajasthan Canal project is significant for the state, and both Rajasthan and Madhya Pradesh are working together for it. So this is an ambitious project of Rajasthan to harvest the excess water present in the rivers, especially in South Rajasthan, and use that water for drinking and irrigation purposes in southeastern Rajasthan, where there is scarcity of water. So it will facilitate intra-basin transfer of water within the Chambal basin, and it will uh, be important for irrigation in about 2.82 lakh hectare area. It will also supply water to the Delhi-Mumbai industrial corridor. So what is Chambal River? It is a tributary of the Yamuna River in central India, and it originates in the Sangar Chauri Peak in the northern slopes of Vindhya Mountains. It is bounded by the Vindhya mountain ranges and the Aravali River. Aravalis. So it is one of the most pollution-free rivers in India, and the National Chambal Sanctuary is also situated along the river Chambal, okay, at the tri-junction of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. So the next topic is Central Silk Board. This topic is important for your economy section. So Union Minister of Textiles has recently unveiled a commemorative coin at the Platinum Jubilee celebrations of Central Silk Board at Mysuru. So it's a statutory board established in 1948 under the administrative control of Ministry of Textiles. So the chairperson is also appointed by the central government, and it advises the central government on all matters related to production, supply, distribution, trade, and commerce in silkworm seed. Its headquarters is located in Bengaluru. So India, we know that it has the unique distinction of being the only country which produces all five known commercial silks, and after China, India is the second largest producer of silk in the world. So the next topic is Jivit Putrika Festival. This topic is important for your art and culture section. So at least 46 people, including 37 children, drowned while taking holy dip in rivers and ponds in several Bihar districts during the Jivit Putrika Festival. So this festival is a Hindu festival observed primarily in the northern and eastern parts of India, including Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, and Nepal. So it is basically celebrated by mothers who fast for the well-being, long life, and prosperity of their children. This festival spans 3 days with the main ritual involving a strict Nirjala fast, meaning no water is consumed during this fast, and it is considered as an expression of a mother's devotion and love. Okay. So the next topic is Mao Nagas. This topic is important for your social issues. Mao Council, which is the apex tribal body of the Mao Nagas in Manipur, has officially accepted the judgment and order of the TPO Presidential Council regarding the traditional land dispute along the Nagaland-Manipur border. So it is one of the Naga tribes in Manipur, and Mao Nagas call their language as Mao, and Mao Nagas call themselves Amimi or Mimi in their language. And Maos is geographically situated in the northern part of Manipur. They live in a compact and well-protected village. Their society follows a patriarchal system. Their economy is predominantly agrarian, and rice is their staple food. That's why they practice the terraced rice cultivation. Okay, so before the advent of Christianity, Mao Nagas had their traditional religion called the religion of the forefather. So today, majority of them are Christian, and they have their four main festivals which are celebrated by them. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.